माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7th ऑफ साइंस, दैट इज न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, पौधों में पोषण। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लास 6 में आपने पढ़ा कि फूड यानी भोजन जो है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, जीव जंतुओं के लिए ज़रूरी है। You also learned that carbohydrates, proteins, fat, vitamins, minerals are components of food. आपने ये भी पढ़ा, ये भी सीखा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे भोजन की कंपोनेंट हैं, घटक हैं। ओके, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। प्लांट्स यानी पौधे जो है अपना फूड, अपना खाना अपने आप सिंथेसाइज कर सकते हैं, अपने आप तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन पशु, यहाँ तक कि जो ह्यूमंस हैं यानी कि वो भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये कहना चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही हैं जो कि अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद तैयार नहीं करता। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। वो या तो डायरेक्टली प्लांट से लेते हैं या फिर उन एनिमल्स से लेते हैं जो कि प्लांट खाते हैं। ओके, दिस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। और इसीलिए कहा गया है कि जो मानव है, ह्यूमंस हैं एंड एनिमल्स हैं, और जो दूसरे पशु हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही निर्भर हैं। बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। बूजो काफ़ी उत्सुक है कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते कैसे हैं। लेट्स सी सेक्शन 1.1, दैट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि तरीका क्या है। ओके, मोड मीन्स तरीका, वे ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Plants ही एकमात्र ऐसे organisms हैं जो अपना food, अपना खाना अपने आप बना सकते हैं using water, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का यूज़ करते हुए वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कौन? प्लांट्स। The raw materials are present in their surroundings। और ये जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल यहाँ पर किसको बोला गया है? जिसका यूज़ करके वो अपना खाना बनाते हैं, यानी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये जो रॉ मटेरियल है ये सराउंडिंग में ही प्रेजेंट होता है। ओके, The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ऑर्गेनिज्म के शरीर को योग्य बनाते हैं कि वो अपनी बॉडी को बिल्डअप कर सकें, ग्रो कर सकें, या कोई डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर कर सकें, उसको ठीक कर सकें। और हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि लाइफ के जो प्रोसेसेस हैं उनको कैरी आउट कर सके। ओके, लाइफ में जो काम है उनको कैरी कर सके। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या है कि ये बॉडी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड का लेना और उसको यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन कहलाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफोस मीन नरिशमेंट, दैट इज न्यूट्रिशन। तो ये जो मोड है न्यूट्रिशन का, जिससे कि ये जो तरीका है जिससे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, साधारण सब्सटेंसेस से खुद बनाते हैं, उसको हम ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपोस मीन्स नरिशमेंट और न्यूट्रिशन, यानी कि खुद खाना बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, उसको हम ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, और इसीलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। पशु और अदर दूसरे जो जीव हैं वो क्या करते हैं? वो खाना लेते हैं जो कि प्लांट्स के द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोज मीन्स अदर, इसलिए हम उनको हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं।
Now let's see what does Paheli wants to know. Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. अब पहली जानना चाहती है कि जैसे कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो हम क्यों नहीं बना लेते. तो पहली को ये पता चलेगा जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, पहली को ये पता चल जाएगा. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. अब हम ये भी पूछ सकते हैं या हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्लांट की फूड फैक्ट्री है वो कहाँ लोकेटेड है. कहने का मतलब कि जहाँ पर खाना बनता है, पौधे के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, तो कौन से हिस्से में खाना बनता है. क्या ये कोई एक ही हिस्से में बनता है या फिर काफ़ी सारे हिस्सों में खाना बनता है. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स. और जो प्लांट्स हैं वो अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से रॉ मटेरियल कैसे लेते हैं. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. और अगर वो चलो ले लेते हैं तो वो उसको फिर ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं जहाँ पर फूड फैक्ट्रीज है प्लांट्स की, यानी उस हिस्से तक ट्रांसफ़र कैसे करते हैं जहाँ पर खाना बनता है. तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ते जाएंगे. Let's see section 1.2, that is photosynthesis, food making process in plants. photosynthesis को food making process कहा गया है. पौधों के अंदर जो food making process है उसको हम क्या बोलते हैं, photosynthesis. ओके. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. जो लीव्स हैं वो फूड फैक्ट्रीज कहलाती है, यानी कि जो पौधों में भोजन बनता है, तैयार होता है, वो कहाँ पर तैयार होता है, लीव्स में. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ. यानी कि अब जितना भी रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा कहाँ पर पहुँचना चाहिए, चाहे वो वाटर हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मिनरल्स हो, वो सारा का सारा लीव्स में पहुँचना चाहिए. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. जो पानी और मिनरल्स हैं जो कि मिट्टी में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनको रूट्स के द्वारा, पौधों की जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो फिर लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन and through the tiny pores present on the surface of the leaves. अब ये कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जैसे कि हवा में उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, ओके, अवेलेबल होती है, तो उसको किसके द्वारा पौधों तक पहुंचाया जाता है, फूड फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है. लीव्स के अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं. ओके, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. और स्टोमेटा के बाहर क्या होता है, गार्ड सेल होता है उनको गार्ड करने के लिए. ओके, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. एज यू कैन सी इन फिगर 1.2 पार्ट सी. लेट्स सी द फिगर फर्स्ट, फिगर 1.2 and part C. Yes, this is the stomatal opening. You can see a leaf in the first section, first part. In the second part you can see chlorophyll present there, and after that guard cells and stoma in the section B of the leaf, and in the section C you can see the guard cells, and inside that stomatal opening you can see. Okay, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं कि आपने अभी देखा कि जो स्टोमेटा होता है उनसे ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है. ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, ये आप आगे देखेंगे. उससे पहले हम ये जो ब्लू बॉक्स है इसके अंदर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें क्या है. यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स. आपने देखा होगा कि जो इमारतें हैं वो ईंटों से बनी होती है. सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. और ऐसे ही जो हमारी बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, जीव जंतुओं का जो शरीर है वो भी टाइनी यूनिट्स यानी काफ़ी छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बना होता है, जिनको हम सेल्स बोलते हैं. ओके, सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. जो सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखे जा सकते हैं, यानी कि उनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते.
सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं. द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. आप फिगर 1.1 में देख पा रहे होंगे जो सेल की जो इसमें फिगर दर्शाई गई है, तो पूरे सेल के बाहर जो ये थिन मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. जो आउटर बाउंड्री है ये पतली सी, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. ओके, मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस. ओके, काफ़ी सारे सेल में एक अलग सा ही मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बिल्कुल हम कह सकते हैं सेंटर में होता है. ओके, और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फिगर 1.1 में. ओके, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. अब इस न्यूक्लियस के बाहर को ये जो जेली लाइक सब्सटेंस आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. ओके, so let's see what Buzo wants to know. Buzo wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. अब Buzo ये जानना चाहता है कि मान लिया कि रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया पानी और मिनरल्स को, लेकिन वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है, फूड फैक्ट्रीज तक कैसे पहुंचता है. Water and minerals are transported to the leaves by vessels which run like pipes throughout the root. Okay, the stem and the branches and the leaves. ये कह रहा है कि जो वाटर और मिनरल्स हैं वो वेसल्स के थ्रू लीव्स तक पहुँचते हैं, जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो अंदर से होलो होता है. ओके, पाइप जैसे हमारा अंदर से खाली होता है. ओके, ऐसे ही वेसल्स होती हैं जो कि रूट से लेकर फिर तने से होते हुए, ब्रांचेस से होते हुए लीव्स तक ये वाटर और मिनरल्स को पहुंचाती है. दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. और ये एक लगातार एक पाथ बना लेती है, एक रास्ता बना लेती है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ये वाटर और मिनरल्स को पहुंचा रही हैं और बाकी के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लीफ तक आसानी से पहुंचा सके, तो एक ये रास्ता बना लेती हैं. दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं. यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11. और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के बारे में आप इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर 11 में. ओके, now Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plants cannot. अब पहली ये जानना चाहती है कि लीव्स में ऐसा स्पेशल क्या होता है कि सिर्फ लीव्स ही फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं. बच्चों मैं आपको बता दूं, सिंथेसाइज करना यानी कि टू मेक और टू प्रिपेयर, तैयार करना. ओके, यानी कि लीव्स में ऐसा क्या है कि वो फूड को तैयार कर सकते हैं, और पार्ट जो हैं पौधों के वो क्यों नहीं कर सकते. तो चलिए देखते हैं. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. और ये मदद करता है कि जो सनलाइट की एनर्जी है उसको पकड़ ले, उसको कैप्चर कर ले. दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और ये जो कैप्चर की गई एनर्जी है इसको वो बाद में स्टोर कर लेता है, और ये एनर्जी उसको काम आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ये फूड बना सके. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और जैसे कि जो सिंथेसिस है यानी प्रिपरेशन है फूड की, वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहा गया है. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, टू प्रिपेयर, टू मेक. ओके, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the processes of photosynthesis. तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि क्लोरोफिल, सनलाइट, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सभी क्या हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हैं. किस लिए ज़रूरी हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए. ओके, इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. और ये एक अलग ही हटकर एक प्रोसेस है. ओके, पूरी अर्थ पर, पूरी पृथ्वी पर ये एक यूनिक प्रोसेस है. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. जो सोलर एनर्जी है वो
लीव्स के द्वारा कैप्चर की जाती है और प्लांट के अंदर वो फूड के फॉर्म में स्टोर की जाती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आप एक यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलती है आपको कि जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, या तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधों पर डिपेंड करते हैं। ओके, और जो पौधे हैं उनको खाना बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो जो सन है वही अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि आखिरकार जो एनर्जी का सोर्स है सभी जीव जंतुओं के लिए वो क्या है? सन है। ओके, सूर्य है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप फोटोसिंथेसिस के बगैर लाइफ की इमेजिनेशन कर सकते हैं? अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या लाइफ होगी? No, there will be no life without photosynthesis. Okay, in the absence of photosynthesis there would not be any food, क्योंकि photosynthesis के absence में कोई वहाँ पर food ही नहीं होगा, हमारे लिए कोई खाना ही नहीं होगा, हम क्या खाएंगे? The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Okay, तो जितना भी जीव जंतु हैं, सभी जीव जंतुओं का जो सर्वाइवल है, जो ज़िंदगी है उनकी, जो उनका जीना है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है प्लांट्स के द्वारा बनाए गए भोजन पर। ओके, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सिर्फ ऑक्सीजन के अलावा बिसाइड ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन के अलावा सारी जो चीज़ें हैं वो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग प्रोड्यूस हो जाती हैं, जितना भी मतलब सभी ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है फॉर सर्वाइवल। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो जो पृथ्वी पर लाइफ है, जीवन है, वो इम्पॉसिबल होता। ओके, लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस ब्लू बॉक्स। Besides leaves, photosynthesis also takes place in the other green parts of the plant. Okay, और लीव्स के अलावा जो फोटोसिंथेसिस है वो और भी हिस्सों में प्रोसेस होता रहता है फोटोसिंथेसिस का। कौन से हिस्सों में? ग्रीन स्टेम में। ओके, यानी हरे तने में, एंड ग्रीन ब्रांचेस, और ग्रीन जो ब्रांचेस है, टहनियाँ हैं, उनमें। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्कील और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जो डेजर्ट में जो पौधे होते हैं, यानी कि जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं, आपको पता है कि वहाँ पर पानी की स्कार्सिटी पहले ही होती है, पानी पहले ही कम होता है। तो वहाँ पर जो पौधे मिलेंगे आमतौर पर उनकी जो पत्ते होंगे उनमें क्या होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा पतले होंगे। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, बिल्कुल ही पतले पत्ते होते हैं। ओके, उसी की तरह की लीव्स वहाँ पर डेजर्ट के प्लांट्स में हमें अक्सर देखने को मिलती है। वो उनका स्ट्रक्चर ऐसा इसलिए होता है ताकि जो पानी की मात्रा है वो कम से कम उसका लॉस हो। ओके, ट्रांसपिरेशन के मेथड से। ट्रांसपिरेशन एक मेथड है जिससे कि पानी वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ओके, दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और इन प्लांट्स में, यानी कि जिनमें काफ़ी स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स हैं, उनमें क्या होता है कि जो ग्रीन स्टेम्स हैं वो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं। ओके, During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves, figure 1.2, let's see कि photosynthesis के दौरान जो chlorophyll containing cells हैं वो हमें कहाँ पर दिख रहा है? फिगर 1.2 में क्लोरोफिल, ये देखिएगा, ये जो सेल्स हैं इनमें क्लोरोफिल है। ओके, आप देख पा रहे होंगे सेक्शन बी ऑफ फिगर 1.2. Section of a leaf is shown here, in which we can directly see the chlorophyll. Okay, this chlorophyll, this is of green color. Okay, now during photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. अब ये क्या कहना चाहता है कि जो photosynthesis के during जो chlorophyll containing cells है लीव्स का, लीव्स के अंदर जो chlorophyll है
ये सनलाइट की प्रेजेंस में यानी सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए सिंथेसाइज करता है, प्रिपेयर करता है। क्या प्रिपेयर करता है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो लेट्स सी द फिगर 1.3 डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। ये डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि वाटर और मिनरल्स को तो वो जो पौधे की रूट्स हैं वो मिट्टी से एब्जॉर्ब कर रही हैं। क्लोरोफिल लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। ओके, सनलाइट हमें ऊपर से मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो स्टोमेटा की मदद से अंदर ले रहा है। तो हम ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये एक इक्वेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा कैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन दोनों को लेते हुए सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल लीव्स के अंदर होता ही है, तो हमें आउटपुट क्या मिलता है इस प्रोसेस के बाद? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ओके, ये दो चीज़ हमें एज अ आउटपुट मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और इस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन है O2 है वो रिलीज की जाती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो स्टार्च की प्रेजेंट है लीव्स के अंदर वो इंडिकेट करती है, वो दर्शाती है कि फोटोसिंथेसिस हुआ है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्च है वो भी तो एक कार्बोहाइड्रेट है। बूजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ओके, जो बूजो है उसने ऑब्जर्व किया है कि कुछ पौधे होते हैं जिनमें की जो पत्तियां हैं वो काफ़ी गहरी लाल, बैंगनी यानी वायलेट और ब्राउन कलर की होती हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब भूजो ये जानने को उत्सुक है कि क्या इन पौधों में भी, जिनमें कि लाल, बैंगनी और ब्राउन कलर की लीव्स होती हैं, क्या इनमें भी फोटोसिंथेसिस ये लीव्स ही कैरी आउट करती हैं? तो चलिए इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि बूजो को अपना आंसर मिलता है या नहीं। एक्टिविटी 1.1 टेक 2 पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरह के दो पोटेड प्लांट्स लीजिए, यानी कि गमले के पौधे ले सकते हैं आप, गमले में लगे पौधे, लेकिन एक ही प्रकार के पौधे लीजिएगा। ओके, कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स। एक पौधे को आप क्या कीजिएगा, एक डार्क रूम में या फिर एक बॉक्स के अंदर 72 आवर्स के लिए रख दीजिएगा। एंड द अदर इन द सनलाइट, और दूसरे पौधे को आप सनलाइट में रखिएगा। परफॉर्म iodine टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। और आपने अब ये क्या करना है कि जैसे कि आपने क्लास 6 में आयोडीन टेस्ट किया था, ऐसा ही दोनों पौधों की पत्तियों के साथ आयोडीन टेस्ट करना है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करना है। ओके, आयोडीन टेस्ट करने के बाद आपके पास क्या ऑब्जर्व आपने किया, क्या रिजल्ट आपके पास निकल के रहता है, उसको आपने रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क। अब उस पॉट को छोड़ दीजिए। किसको? जो कि पहले डार्क में, अंधेरे में रखा गया था। कहाँ पर छोड़ना है? इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। उसको 3-4 दिनों के लिए अब धूप में, सनलाइट में छोड़ना है। ओके, और ये आयोडीन टेस्ट उस पर दोबारा से करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। अब दोबारा से आप अपनी नोटबुक में अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको नोट कीजिएगा। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपने पौधा ये एक्टिविटी की है, इसमें क्या होगा कि वो दोबारा से जैसे ही उसको ये तो जो एक्टिविटी है एक्चुअली ये सनलाइट की प्रेजेंस को दिखाने के लिए की है कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, और दूसरी चीज़, जैसे ही आप उसको 3-4 दिन के लिए छोड़ देंगे सनलाइट में, तो वो दोबारा से उसमें फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट कर देगा और वो जो पौधा है वो उसकी एक अलग ही ग्रोथ आप दोबारा से देख पाओगे। ओके, द लीव्स, ये आप एक्टिविटी खुद घर पर भी कर सकते हैं। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीव्स यानी कि हरे कलर से, ग्रीन कलर से अलग कलर की जो लीव्स है उनमें भी क्लोरोफिल होता है। ओके, द लार्ज amount of red, brown and other pigments mask the green color as shown in the figure 1.4.
1.4 फिगर 1.4 में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारी कलर्स की लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स जो होते हैं, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में ये जो तरह तरह के कलर के जो पिगमेंट होते हैं, ये ग्रीन कलर को मास्क अप कर लेते हैं, यानी कि उनके ऊपर से ये फैल जाते हैं या उनके ऊपर होते हैं, ग्रीन कलर के ऊपर रेड, ब्राउन और अदर कलर्स के जो पिगमेंट है वो होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस तो इनमें भी होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। You often see slimy green patches and ponds or stagnant water bodies। आपने अक्सर देखा होगा कि slimy means जैसे कीचड़ से लथपथ होता है। ओके, ग्रीन पैचेस जो धब्बे टाइप होते हैं कहाँ पर मिलते हैं एक्चुअली, जैसे आपने पोन्ड्स यानी तालाब में, या फिर स्टेगनेट वाटर बॉडीज़ जो जहाँ ऐसी वाटर बॉडीज़ जहाँ पर काफ़ी दिनों से पानी ठहरा हो, स्टेगनेंट हो, स्थिर हो। ओके, वहाँ पर आपने काफ़ी ग्रीन पैचेस देखे होंगे, धब्बे टाइप और स्ट्रक्चर देखा होगा। ओके, दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। ये जनरली कैसे बनते हैं, क्योंकि उनको कोई स्पेशली उगाता तो है नहीं, तो ये एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम एल्गी बोलते हैं, उसकी ग्रोथ के कारण ये पैचेस होते हैं। ओके, कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये जो एल्गी है ये ग्रीन कलर में क्यों होती है? Yes, of course, they contain chlorophyll which gives them the green color। अभी हमने पढ़ा था पीछे कि जो क्लोरोफिल है ज़्यादातर ग्रीन कलर में होता है, और उनमें एल्गी के अंदर भी तो क्या होता है, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है। ओके, एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो एल्गी है वो भी अपना खाना स्वयं बना सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखते हैं अब सिंथेसिस यानी कि प्रिपरेशन, पौधे के जो फूड है, पौधे का जो फूड है अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से अलग जो फूड है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। आपने अभी तक पढ़ा कि जो प्लांट है, जो पौधा है, वो कार्बोहाइड्रेट तैयार करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बने होते हैं। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये दूसरे कंपोनेंट्स को बनाने में काम आते हैं। जैसे ये क्या जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमने देखा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं, ठीक है, और इन्हीं को हम यूज़ कर लेते हैं दूसरे फूड के घटक को बनाने के लिए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड को बनाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन है, फैट्स हैं, इनको बनाने के लिए भी सेम चीज़ का हम यूज़ करते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस, इनके अलावा भी और चीज़ ऐड होती है, ये तो होती ही है। ओके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो होती हैं, लेकिन इनके अलावा भी और चीज़ यूज़ होती है प्रोटीन्स और फैट को बनाने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो हमने देखा कि प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजिनियस सब्सटेंस होता है, यानी कि उसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब पौधों के पास नाइट्रोजन कहाँ से आती है? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air। ज़रा याद कीजिएगा कि जो नाइट्रोजन है वो हवा के अंदर गैसियस फॉर्म में अबेंडेंस अमाउंट में, अबेंडेंस मीन्स भरपूर मात्रा में, काफ़ी बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो इस फॉर्म में, इस गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। Okay, soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। मिट्टी में एक बैक्टीरिया होता है, ओके, जो कि उसको गैसियस फॉर्म से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर उसको मिट्टी के अंदर रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। These are absorbed by the plants along with water। और ये फिर जो soluble फॉर्म है नाइट्रोजन की, ये पानी के साथ साथ ही, जब पौधा पानी एब्जॉर्ब करता है उसी के साथ साथ ही इसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉयल।
और आपने शायद देखा भी होगा कि जो किसान हैं वो अपनी खेत की मिट्टी में फर्टिलाइजर्स डालते हैं। कौन से फर्टिलाइजर? जो कि नाइट्रोजन रिच हो। ओके, इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और इसी तरह जो पौधे हैं वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट के साथ साथ और भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अंग हैं या संघटक हैं, कहने का मतलब और भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी भी क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स। जो पौधे हैं फिर वो प्रोटीन्स और विटामिन्स को भी क्या कर लेते हैं? प्रिपेयर कर लेते हैं।